फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है कि उसकी डेरिवेशन की कि उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। देखो, जो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, आइडियल गैस इक्वेशन कैन बी ड्राइव बाय कंबाइनिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ, कि इन तीनों लॉज को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आती है, आइडियल गैस इक्वेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में समझाया है कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, अवोगाड्रो लॉ क्या होता है। जिसको नहीं पता वो पीछे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, जब टेम्परेचर क्या होता था, कांस्टेंट। ये हमारे क्या था, बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता था कि जब कांस्टेंट प्रेशर था तो क्या था, जो वॉल्यूम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। अवोगाड्रो लॉ हमें क्या कहता था, अवोगाड्रो लॉ कहता था कि जब दोनों चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब जो सारी की सारी कंडीशंस थी वो क्या हो रही थी, कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, तो जो वॉल्यूम था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं एन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ, वी इज़ द वॉल्यूम, पी इज़ द प्रेशर, टी क्या है, टेम्परेचर। अब देखो, जो हमने तीनों पहले इक्वेशंस ली थी ये वाली कि पी इन्वर्सली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और ये अवोगाड्रो लॉ वाली, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो वॉल्यूम है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के, इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। अब देखो, ये साइन हटा के हमने क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट लगा दिया आर। आर क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट। आप देखो, ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यही हमारी क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए कि आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस क्या होता है, अ गैस डैट ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन। एक ऐसी गैस जो क्या ओबे करती है, आइडियल गैस इक्वेशन को, मतलब जो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसको जो फॉलो करेगी गैस, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडियल गैस। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि जो आइडियल गैस किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में। देखो, हमने कल भी पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। आप देखो, जो ऊपर वाली ये आइडियल गैस इक्वेशन थी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब देखो, यहाँ पे एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम बाय स्मॉल एम बाय कैपिटल एम, मतलब स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गिवन मास, मतलब मास ऑफ द गैस। ये क्या होता है, मोलर मास, या हम मोलर मास, इसको मोलिकुलर मास भी कह सकते हैं और मोलर मास भी। आप देखो, अब अगर हम इसमें P की वैल्यू निकालें तो V यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। अब देखो, मास अपॉन में वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी बन जाता है ना। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने m बाई वी की जगह क्या लिख दिया, डेंसिटी। अब क्या रिलेशन आ गया, P इज इक्वल्स टू डी आर टी बाई एम। अब देखो, अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो जैसे हमने पीछे किया ये वाली चीज़, इसमें हमने क्या कर दिया, इसको उधर लेके चले गए, ये आ जाएगा हमारे पास d की वैल्यू पी एम बाई आर टी, और m की वैल्यू ये आ जाएगी। अब देखो, अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर इन दोनों को कांस्टेंट रख दूँ, ठीक है, प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी, आर तो क्या है, पहले ही कांस्टेंट है, तो जो मोलर मास या मोलिकुलर मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डेंसिटी के। मतलब जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखो, मैंने यही चीज़ लिखा हुआ है, फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर density of different gases are directly proportional to their molecular mass, की जो डेंसिटी होगी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, मोलिकुलर मास की। अब देखो, इसमें वैसे बुक में तो पूरा सोल्व की हुई है, मैंने डायरेक्ट लिखा है कि अगर हम
जब एसआई यूनिट की बात करेंगे, जब हम एसआई यूनिट की बात करेंगे तो आर की वैल्यू हम क्या लेके चलेंगे 0.0821। मतलब जब हमें जो वॉल्यूम है वो लीटर में दिया होगा, जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर डिग्री में, और मोल्स तो पता ही है वो एम मोल्स में होता है। अब देखो जब प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम क्या होता है ऐसा यूनिट में 22.4 लीटर होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1। अगर हम यही सारी चीज़ ऊपर इक्वेशन में पुट कर दे तो हमारे पास आर की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, और जब CGS की बात होगी अर्ग वगैरह की तो हम आर की वैल्यू लेके चलेंगे 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग डिग्री पर मोल। आप देखो यहाँ पे भी पर मोल, बस सिर्फ कहाँ पे फ़र्क है, यहाँ पे लीटर एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे क्या है अर्ग। ये तो हमारे पास NTP की कंडीशन होती है, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी कि NTP भी कैसे आता है, ठीक है। आई होप ये आपको सारा समझ आया होगा। अब हम इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो न्यूमेरिकल्स में हमारे पास दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे जब भी आइडियल गैस का आएगा। एक तो होगा P1V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2V2 डिवाइड बाई T2। एक होगा PV इज इक्वल्स टू nRT। देखो जैसे हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm of Hg pressure a gas occupies 600 ml volume. What will be its pressure at the height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम इज 640 ml। अब देखो मैंने कल बताया था, अब देखो यहाँ पे भी टेम्परेचर ये अलग है, यहाँ पे टेम्परेचर भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है, वॉल्यूम भी अलग है। अब प्रेशर हमें एक दिया हुआ है, सेकेंड निकालना है, मतलब तीनों चीज़ें क्या है डिफरेंट है, तीनों चीज़ें डिफरेंट है तो हम क्या लगाएंगे आइडियल गैस इक्वेशन। जब हमारे पास कोई भी एक चीज़ सेम हो जाती तो हम क्या लगाते बोल्ट लॉ या चार्ल्स लॉ या अवोगाड्रो लॉ में से एक। अब देखो इसमें तीनों चीज़ें डिफरेंट है तो हम क्या लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। अब प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है P1 760 और V1 कितना दिया हुआ है 600 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 25। अब देखो P2 हमें निकालना है, V2 हमें कितना दिया हुआ है 640, T2 10। अब देखो ये चीज़ अब यहाँ पे क्या है, ये इसमें डिवाइड में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे P2 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 676.6। अब देखो सेकेंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसमें क्या करना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कि हमें क्या निकालना है मोल्स, मतलब इसमें हमें मोल्स निकालना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी PV इज इक्वल्स टू nRT of hydrogen containing in 10 liter of a gas at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 7 सेंटीमीटर प्रेशर। मतलब प्रेशर की वैल्यू हमें कितनी दी है 17 और जो वॉल्यूम है वो 18 लीटर और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। गिवन डैट R इज इक्वल्स टू 0.0821, मतलब कि जो ये R की वैल्यू है वो किस में दी हुई है लीटर में एटमॉस्फेयर में। तो फिर इसके बाद क्या होगा यार, फर्दर इफ द मास ऑफ द हाइड्रोजन टेकन एज अबव इज फाउंड टू बी 1.50 ग्राम। अब देखो आर की वैल्यू ये हमें चीज़ दी हुई है तो इसमें देखो वॉल्यूम किस में है लीटर में, ऊपर भी लीटर में था। अब देखो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में और यहाँ पे क्या है सेल्सियस में, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ये किस में है सेंटीमीटर में, तो पहले प्रेशर को हमने किस में करा एटमॉस्फेयर में, तो सेंटीमीटर को एटमॉस्फेयर करने के लिए 76 से डिवाइड करा। और जब टेम्परेचर को करेंगे तो ये 27 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में करेंगे तो 273 ऐड होगा तो टेम्परेचर कितना बन जाएगा 300। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे टेम्परेचर चेंज करते हैं। अब देखो मास कितना दिया हुआ है 1.50। एक तो हमें नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं, सेकंड हमें क्या निकालना है उसका मोलिकुलर मास। अब देखो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन लगाते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। प्रेशर हमारे पास क्या था 70/76, V हमारे पास 18, R की वैल्यू और T की वैल्यू।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 0.67 मोल। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर मास। अब देखो एन क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। एन हमारे पास कितना आ गया 0.67, गिवन मास कितना है हमारे पास 1.350 और मोलिकुलर मास हमें निकालना है। अब देखो ये उधर चला जाएगा और ये इधर, तो ये आ जाएगा 1.50 डिवाइड बाय 0.67। तो यहाँ से हमारे पास जो मोलिकुलर मास आएगा वो कितना आ जाएगा 2.015। ठीक है, ये आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा ये दो न्यूमेरिकल्स। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आई विल सॉल्व दैट। ओके, थैंक यू।